हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चंस को। ठीक है, 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़िए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों में। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। सबसे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए और लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। व्हील रोग, जिसे लेप्टोस्पिरोसिस भी कहा जाता है, तो के संपर्क में आने से, किसके संपर्क में आने से फैलता है? ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस जो है, बताइए सभी लोग, लेप्टोस्पायरोसिस किसके संपर्क में आने से फैलता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। यानी कि देखिए, एक ऐसा रोग है जो कि पशुओं से मनुष्यों में फैलता है, जो लेप्टोस्पाइरा किसके द्वारा, तो जो है लेप्टो, ठीक है, लेप्टोस्पाइरा, ठीक है, नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण फैलता है ये। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड नंबर को देखेंगे। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा लोकिया संबंधी जांच के, किसके लिए पूछा जा रहा है? तो लोकिया संबंधी जांच के परिणाम प्रसव पश्चात प्रथम 24 घंटों के दौरान अपेक्षित होता है। ऑप्शन ए होगा लोकिया की अनुपस्थिति, बदबूदार हरा डिस्चार्ज, या चटक लाल रंग, या लोकिया के साथ, ठीक है, बड़े थक्के। तो देखिए सॉरी, यहाँ पे बात किया गया है लोकिया का। तो लोकिया क्या होता है? तो योनि स्राव होता है, जो कि जन्म देने के बाद होता है। कब? जब बच्चे के जन्म देने के बाद होता है। इसमें क्या होता है? इसमें रक्त, बलगम और गर्भाशय के ऊतकों का मिश्रण होता है। इसमें मासिक धर्म के जैसे ही स्राव होता है, ठीक है, जैसे बासी और बासी गंध होता है, और यह कई हफ्तों तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लोकिया जो होता है, प्रसव के बाद योनि स्राव होता है। ये कितने प्रकार के, ठीक है, इसके कितने चरण भी होते हैं? तो 3 चरण होते हैं। देखिए, लोकिया में मासिक धर्म जैसा स्राव और गंध भी सेम होता है। ठीक है, लोकिया का रंग पहले कुछ दिनों तक गहरा लाल होता है। इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण में जो है, पहला चरण जब होता है तो इसमें क्या होता है? तो गहरा लाल रंग होता है लोकिया का रंग। ठीक है, दूसरा चरण में क्या होता है? भूरा या गुलाबी रंग होता है। और तीसरे चरण में क्या हो जाता है? सफेद या पीला होता है। तो सेकंड का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सेकंड का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसा होता है? तो चटक लाल रंग। पहला पूछा जा रहा है ना, यानी कि पहले चरण में गर्भावस्था के ठीक है, प्रसव के 24, ठीक है, 24 आवर्स में पूछा जा रहा है, तो चटक लाल रंग हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए थर्ड नंबर बताएंगे, भ्रूण की कंकाल परिपक्वता में इनमें से कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो भ्रूण के कंकाल के परिपक्वता में कौन सा इसमें से है जो कि मदद करेगा? ठीक है, बताइए। टेस्टोस्टेरोन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, थायरोक्सिन होगा, या ठीक है प्रोलेक्टिन होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा। क्या होगा? तो थायरोक्सिन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग आंसर करिए, और जो लोग भी जुड़े हैं लास्ट तक सभी लोग जुड़े रहेंगे। तो देखिए, थायरोक्सिन जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे T4 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होगा? तो थायराइड के द्वारा स्रावित होने वाला प्रमुख, ठीक है, हार्मोन होता है। बहुत ज्यादा या बहुत कम T2 का होना थायराइड रोग का संकेत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये क्या करता है? थायरोक्सिन जो है, ठीक है, क्या करता है? तो शरीर की ऊर्जा का उपयोग करता है। यह पाचन, हृदय और मांसपेशियों के काम करने के तरीकों, मस्तिष्क के विकास और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में शामिल होता है। यहाँ पे देखिए, टेस्टोस्टेरोन की बात की जा रही है। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में जानेंगे। टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो एंड्रोजन समूह का एक स्टेरॉयड हार्मोन है। स्तनपाइयों में ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन जो है प्राथमिक रूप से नरों के अंडकोश व मादाओं के अंडाशय से स्रावित होता है। हालांकि ये जो है ना आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, अधिभी ग्रंथि से भी स्रावित होता है। यह प्रधान नर सेक्स हार्मोन होता है। तो देखिए, इसकी कमी से क्या हो सकता है? तो टेस्टोस्टेरोन की कमी से क्या हो सकता है? पार्किंसन रोग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आपका ऑक्सीटोसिन, तो इसके बारे में भी जानेंगे कुछ। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक, ठीक है, स्तनपायी संबंधी हार्मोन है, जो कि मुख्य रूप से
मस्तिष्क में तंत्रिका संबंधी प्रेषित का कार्य करता है। देखिए, जब बच्चा अपनी माँ के दूध पीता है तो ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। ठीक है, यह जो है शरीर को बच्चे के लिए दूध छोड़ने का संकेत देता है। और देखिए लास्ट जो आपका दिया गया है क्या, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक हार्मोन है जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, किससे बनता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनता है। देखिए, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह पुरुषों में प्रजनन कार्यों को नियंत्रित करेगा। ठीक है, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो है चयापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली और व्यवहार को भी प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सारा टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन को और प्रोलेक्टिन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए, फोर्थ का बताइए, किसके अतिरिक्त सभी प्रसव प्रेरण की विधियां हैं। तो फोर्थ का बताइए, किसके अतिरिक्त सभी प्रसव प्रेरण की विधियां हैं, यानी कि, तो यहाँ पे सभी लोग आंसर करिए। ठीक है, इसमें कई सारे तरीके होते हैं, प्रसव प्रेरण को समझेंगे। इसमें कई सारे तरीके होते हैं, इसमें दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, झिल्लियों को हटाना, प्राकृतिक तरीके भी शामिल होता है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके अतिरिक्त, यानी कि कौन सा है इसमें से जो कि नहीं होगा, सभी लोग बताइए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा, मेथर्जीन हो जाएगा। देखिए मेथर्जीन क्या होता है, इसका उपयोग ज्यादातर प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने या उसके इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, और प्रसव प्रेरण की विधियां इसमें कई सारी होती हैं, दवाओं के इस्तेमाल से, यानी कि ऑक्सीटोसिन यहाँ पे दिया गया है ना, ठीक है, सेम आपका दिया गया है, तो दवाओं के इस्तेमाल से किया जा सकता है। ठीक है, प्रसव प्रेरण की विधियां जो कि क्या है, तो दवाओं का इस्तेमाल, जैसे ऑक्सीटोसिन जैसी दवाओं का इस्तेमाल करके प्रसव प्रेरित किया जाता है। झिल्ली को हटा के, ठीक है, झिल्ली को हटा के, यानी कि डॉक्टर अपनी उंगलियों से, ठीक है, एमनियोटिक थैली को गर्भाशय ग्रीवा से दूर ढकेलता है। और यहाँ पे दिया गया है क्या, तो पोस्टाग्लैंडिन भी दिया गया है। ठीक है, पोस्टाग्लैंडिन भी दिया गया है ना, देखेंगे आप लोग, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। तो पोस्टाग्लैंडिन के द्वारा कैसे, यह एक क्या है, तो सिंथेटिक हार्मोन होता है। पोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, तो एक सिंथेटिक हार्मोन होता है जिसके इस्तेमाल गर्भाशय को, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ने में मदद करने के लिए किया जाता है। और कई सारी, ठीक है, प्रसव प्रेरण की विधियां कई सारी है, जैसे स्तनपान और निप्लों को उत्तेजित करके, व्यायाम के द्वारा, ठीक है, झिल्ली को कृत्रिम रूप से तोड़ना, ये सब सारी चीजें आपका हो जाएगा। क्या प्रसव प्रेरण की विधियां अतिरिक्त पूछा गया है, तो ठीक है, मेथार्जीन जो है, मेथार्जीन आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फिफ्थ नंबर बताएंगे, प्रथम गर्भा में, ठीक है, फिफ्थ का आंसर करिए। एक प्रथम गर्भा में प्रसव की प्रथम अवस्था के सक्रिय चरण में सर्विक्स का फैलाव का सामान्य दर क्या होगा, तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी लगाएंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर प्रति आवर होगा। यानी कि देखिए, प्रसव का जो प्रथम चरण होता है, ठीक है, इसे सक्रिय चरण में, ठीक है, इसे सक्रिय चरण कहा जाएगा। इसमें गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव 3 से 4 सेंटीमीटर से लेके, ठीक है, शुरू होता है और 6 से 8 सेंटीमीटर तक होता है। देखिए, प्रसव के पहले चरण में फैलाव, ठीक है, फैलाव का चरण भी इसे कहते हैं। प्रसव का जो पहला चरण है, इसे फैलाव का चरण भी कह सकते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में फैलाव का चरण कहते हैं। इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा 10 सेंटीमीटर तक खुलती है। कितना खुलती है, तो 10 सेंटीमीटर तक खुलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यानी कि सक्रिय चरण जो है, सक्रिय चरण में गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव तेजी से होता है। और इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव की दर कुछ इस प्रकार है। देखिए, बहुप्रसूति महिलाओं में कितना, तो 1.5 सेंटीमीटर प्रति आवर होता है। ठीक है, एंड नपुंसक महिलाओं में क्या होता है, ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर प्रति आवर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बताएंगे अंतिम, ठीक है, अंतिम मासिक चक्र का प्रथम दिन 14 अगस्त है, तो निजल के अनुसार ईडीडी, तो आप लोगों को क्या है, एलएमपी दिया गया है, तो ईडीडी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बताना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आप लोगों को बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए 7 नंबर को देखेंगे, ओबीजी मेस्टेशन संबंधित है, किससे संबंधित है, ओबीजी, ओबीजी का फुल फॉर्म सभी लोग बताइए, यानी कि
ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी होता है। ठीक है, क्या होता है ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, जो कि ओबीजी का फुल फॉर्म होता है। तो किससे संबंधित है बताएंगे, इसियन स्पाइनल से संबंधित है। ठीक है, इलियक स्पाइन से है, कोकिक्स से है या सर्विक्स से है। तो बताइए ओबीजी में क्या होता है, तो प्रसूति विशेषज्ञ गर्भावस्था के दौरान और जन्म के बाद महिलाओं की देखभाल करते हैं ओबीजी में। इसमें क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली चिकित्सा संबंधी के समस्याओं का इलाज भी किया जाता है ओबीजी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर करिए 7 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो यानी कि किससे संबंधित है, तो इस्चियल स्पाइनल से संबंधित है। किससे संबंधित है, इस्चियल स्पाइनल। ठीक है, स्पाइन से संबंधित। देखिए इस पर इस्चियल स्पाइन क्या है, तो सुंडी की इस्चियम हड्डी का एक हिस्सा होता है। यह एक पतली और नुकीली त्रिकोणीय उभार होता है। इसमें क्या होता है, तो छोटे साइकोटिक नॉच और बड़े साइकोटिक नॉच को अलग करने वाले बोनी, ठीक है, प्रक्षेपण होता है। इससे क्या होता है, तो ये देखिए कुल्ले की एक हड्डी जो कि पोस्टेरोलेटरल का भाग होता है, और देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि स्पाइनल से होगा। ठीक है, इलियक स्पाइन क्या होगा, तो इलियक स्पाइन क्या होता है, तो इलियम, ठीक है, इलियम हड्डी के ऊपरी हिस्से का फैला हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, क्या होता है, तो इलियम हड्डी के ऊपरी हिस्से का फैला हुआ भाग होता है। यह कुल्ले की हड्डी का एक अहम हिस्सा होता है। ठीक है, क्या होता है, कुल्ले की हड्डी का अहम हिस्सा होता है। देखिए, और कोकिक्स क्या होता है, कोकिक्स देखिए, कोकिक्स जो है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में मौजूद एक छोटी हड्डी होती है। इसे टेल बोन भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो इसे, ठीक है, टेल बोन, ठीक है, टेल बोन भी कहा जा सकता है। ठीक है, कोकिक्स से जुड़ी कई सारी और तथ्य देखेंगे। कोकिक्स चार जुड़ी हुई कशेरुकियों से मिलकर बनी होती है। कोकिक्स का नाम ग्रीक शब्द में कोकिक्स यानी कि कोयल के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ग्रीक शब्द में इसे आसान भाषा में कहा जाए तो कोयल के नाम पे रखा गया है। आगे देखिए सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स क्या है, तो सर्विक्स या इसे गर्भाशय गिरिवा कहेंगे। गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है। यह गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। देखिए इससे कई सारी, ठीक है, समस्याएं होती हैं, जैसे सर्वाइकल, ठीक है, स्टेनोसिस होता है। सर्वाइकल स्टेनोसिस में क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा सकरा और बंद हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर होता है, इससे रिलेटेड, सर्विक्स से रिलेटेड क्या होता है, तो सर्वाइकल कैंसर होता है। इसमें क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में कैंसर होता है। सर्वाइकल पॉपिल्स, ठीक है, पोलिप्स जो होता है, सर्वाइकल पोलिप्स जो होता है, गर्भाशय ग्रीवा पर लाल गुलाबी रंग के छोटे छोटे उभार होते हैं। और एक क्या होता है लास्ट आपका, इसमें ठीक है, सर्वाइकल अपर्याप्त होता है। इसमें क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा कमजोर होता है। ठीक है, देखिए, तो गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में बलगम गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि शुक्राणु गर्भाशय में नहीं जाते हैं। और देखिए, तो इसमें क्या होता है, एचपीवी वायरस यौन संक्रमण के जरिए फैलता है यहाँ पे। तो ये सब सारी चीजें हैं सर्विक्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्लास थोड़ा सा जल्दी खत्म करना होता है हमें, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं। आप लोग साथ के साथ आंसर करते जाइएगा। उल्व द्रव यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बताइए। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बताएंगे क्या होता है, तो इसका रंग क्या होता है, एमनियोटिक द्रव्य सामान्य रंग, इसका क्या होता है, तो रंग पूछा गया है, क्लियर होता है, भूरा होता है, गहरा भूरा, ठीक है, हरापन लिए हुए, या कुछ लाल। तो यहाँ पे आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एमनियोटिक द्रव्य क्या, ठीक है, हल्का पीला होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, साफ, या, ठीक है, क्या होता है, साफ क्लियर होगा, या देखेंगे कई जगह आप लोगों को हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीला होता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में वो हो रहा है, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह स्पष्ट तरल पदार्थ है जो कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को घेरे रहता है। देखिए एमनियोटिक द्रव्य का कार्य, एमनियोटिक द्रव्य क्या होता है, एमनियोटिक थैली में होता है। ठीक है, किसमें होता है, तो एमनियोटिक थैली में होता है। यह द्रव्य भ्रूण की रक्षा करता है और उसे पोषण देता है। कौन, एमनियोटिक फ्लूइड भ्रूण की रक्षा करेगा और उसे पोषण देगा। एमनियोटिक द्रव्य में भ्रूण कोशिकाएं और उत्तक भी होते हैं। ध्यान रखिएगा क्या होते हैं,
इसमें भ्रूण कोशिकाएं और उत्तक भी होते हैं। इसका रंग भूरा या हरा होने का मतलब है कि भ्रूण ने अपना पहला मल निकाल दिया है। ठीक है, पहला मल निकालेगा तो उल्व द्रव्य यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का रंग क्या हो जाएगा, भूरा या हरा हो जाएगा। यदि एमनियोटिक द्रव्य का रंग हरा या भूरा दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ए हो जाएगा। 9 का देखिए, गर्भस्थ शिशु की स्थिति के आकलन के लिए सबसे विश्वसनीय चिन्ह कौन सा है, तो बताइए गर्भस्थ शिशु की स्थिति के आकलन के लिए सबसे विश्वसनीय सूचक कौन सा है, तो आंसर करिए जल्दी से। 9 का क्या हो जाएगा, ठीक है तो ऑप्शन ए आप लोगों का हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, तो यानी कि गर्भस्थ शिशु की हलचल में कमी, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का। यानी कि गर्भस्थ शिशु के हलचल में कमी, यानी कि देखिए गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की स्थिति का आकलन कर कई तरह से किया जाता है। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस सेंटेसिस के द्वारा या श्रेणी स्पर्श जैसे परीक्षण के द्वारा। अल्ट्रासाउंड में क्या करेंगे, तो यह परीक्षण गर्भावस्था के दौरान किया जाता है। इसमें ध्वनि तरंगों के इस्तेमाल करके गर्भ में पल रहे बच्चे की छवि बनाई जाती है। इस परीक्षण से बच्चे का दिल, सिर, रीढ़ की हड्डी और ठीक है और अंगों की जांच किया जाता है। ठीक है, और देखिए एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, जो कि ठीक है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो यह एक प्रसव पूर्व परीक्षण होता है। इसमें माँ के पेट की दीवार से गर्भावस्था में मौजूद एमनियोटिक द्रव्य को निकाला जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 10th नंबर बताइए, वह रोगी जो एक शब्द को अतिरिक्त से दोहराना जारी रखता है व्यक्त करता है, तो इसमें से किस स्थिति को नियोलोजिज्म का ठीक है व्यक्त करेगा, या परिस्थिति जन्यता का, या स्टीरियोटाइप का, या जराजी दृढ़ता का। तो सब लोग यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर करिए 10th का, तो स्टीरियोटाइप हो जाएगा। ठीक है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी समूह में लोगों के बारे में ठीक है सामान्यीकृत धारणा, यानी कि यह धारणा यह मनाने पर आधारित होता है कि किसी समूह से सभी लोग एक जैसे हों। ठीक है, स्टीरियोटाइप यानी कि अतिरिक्त से बार बार किसी चीजों को दोहराना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए परिस्थिति जन्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिस्थिति जन्यता की बात हो रही है, तो इसका मतलब होता है किसी स्थिति का मनन करना, यानी कि ध्यान में रखना। यह एक महत्वपूर्ण पहलू जो होता है परिस्थिति जन्यता पर, ठीक है मनन करने यानी कि चिंतन करने के लिए किसी भी धारणा या अभिव्यक्ति का ठीक है आधार तय किया जाना चाहिए। देखिए यानी कि अभी आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में उसमें ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है, कथानक चरित्र विकास कर रहे हैं लय के साथ, यानी कि गा रहे हैं, तो कोई भी गाना गा रहे हैं या कुछ भी गा रहे हैं तो उसके बारे में है। और देखिए यहाँ पे जरा जीर्णता के बारे में बात हो रहा है, तो जरा का मतलब क्या होता है, जरा सा कुछ कोई बात है ना, जरा सा थोड़ा देना, तो जरा का मतलब क्या होता है, ठीक है जरा का मतलब क्या होगा, थोड़ा होता है। और जीर्णता का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु या जीव की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में उसकी कार्य क्षमता कम होना। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, मैंने बताया स्टीरियोटाइप हो जाएगा ना इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर बताएंगे, एगोरोफोबिया एक भय है। तो एगोरोफोबिया जो है बताना है सभी लोगों को, एगोरोफोबिया एक भय है, आप लोगों को बताना है एगोरोफोबिया क्या है। तो क्या हो जाएगा 11 का आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि खुले स्थान से डर, क्या हो जाएगा खुले ठीक है स्थान का डर हो जाएगा एगोरोफोबिया। और ऊंचाई से डर को क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है एक्रोफोबिया कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है एक्रोफोबिया इसे कहा जाएगा। ठीक है, ऊंचाई से डर को एक्रोफोबिया कहेगा। बंद स्थान, ठीक है बंद स्थान का डर
क्लास्ट्रोफोबिया कहा जाएगा, और जानवरों से डर क्या कहा जाएगा आप लोगों का, जो फोबिया कहा जाएगा। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़िए, 12 नंबर को देखेंगे, वह मनोलैंगिक विकृति जिसमें लैंगिक व्यवहार प्राणियों को निर्दिष्ट करता है, तो उसे क्या कहेंगे। तो 12 नंबर का सभी लोग बताइए। ठीक है, तो 12 नंबर का आंसर करिए, वह मनोलैंगिक विकृति जिसमें लैंगिक व्यवहार प्राणियों को निर्दिष्ट करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बेस्टियलिटी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, बेस्टियलिटी आप लोगों का 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया गया है क्या, फेटिसिज्म क्या होता है। तो फेटिसिज्म क्या होता है, देखिए किसी निर्जीव वस्तु या अंग, ठीक है, या यौनांग के जरिए यौन लक्षण हासिल करना हो जाएगा। इसमें क्या होता है, किसी निर्जीव वस्तु, ठीक है, से यौन लक्षण हासिल करने की कोशिश की जाती है, तो उसे क्या कहा जाएगा हम लोगों का, फेटिसिज्म कहा जाएगा। एंड आप लोगों को अगला टर्म क्या दिया गया है, ठीक है, ट्रांसवेटिज्म जो है, ठीक है, ये क्या है, विपरीत लिंग के कपड़े पहनने की प्रथा, एक प्रकार का है ये। ठीक है, ट्रांसवेटिज्म। चलिए आगे बढ़िए, तो 13 नंबर को देखेंगे, 13 नंबर बताएंगे, गंभीर बौद्धिक तथा व्यवहारिक क्षतियों वाली जटिलता विकासशील मस्तिष्क विकृति, तो उसे क्या कहा जाएगा, गंभीर बौद्धिक तथा व्यवहारिक क्षतियों वाली जटिलता, सॉरी जटिल विकासशील मस्तिष्क विकृति है, तो कौन सी है आप लोगों को बताना है। 13 का बताइए, तो इसे क्या कहा जाता है, हिस्टीरिया हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, हिस्टीरिया हो जाएगा। यानी कि देखिए हिस्टीरिया एक क्या है, तो मनोवैज्ञानिक विकार है। यह एक प्रकार का साइकोन्यूरोसिस है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार का साइकोन्यूरोसिस है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। हिस्टीरिया में क्या होता है, इसके लक्षणों में कपकपी आना, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत होना, मुंह में जकड़न वगैरह शामिल होते हैं। हिस्टीरिया से पीड़ित व्यक्ति को बार बार दम घुटने जैसा महसूस होता है और वह बेहोश हो जाता है। यह अक्सर जिद्दी और गुस्सैल होते हैं। हिस्टीरिया वाले व्यक्ति जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ज्यादातर देखेंगे तो ये, तो ठीक है, जिद्दी होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें साइकोथेरेपी दिया जाएगा, हिप्नोथेरेपी दिया जाएगा, और सपोर्टिव ड्रग थेरेपी जैसे अपनाए जाते हैं इसके इलाज के लिए देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखेंगे साइको क्या दिया गया आप लोगों का, साइकोसिस क्या है, तो एक प्रकार का मनोविकृति है, यानी कि जैसे भ्रांति, मतिभ्रम, अव्यवस्था, ठीक, अव्यवस्थित सोच, बोलचाल और विचित्र अनुपयुक्त संचालन व्यवहार जैसे लक्षण शामिल होते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना है। डिल्यूजन यानी कि इसे मतिभ्रम कहेंगे। ठीक है, डिल्यूजन इसमें होता है क्या, डिल्यूजन होता है, ठीक है, हेलुसिनेशन होता है, और कंफ्यूजन ऑफ डिस्टर्ब यानी कि बातचीत में कंफ्यूजन होता है। मेनिया तो पता ही होगा आप लोगों को, मेनिया क्या होता है, तो मेनिया असामान्य रूप से लगातार चिड़चिड़े मूड में स्थिति को संदर्भित करता है। ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाता है इसमें मेनिया में। ऑटिज्म देखिए, ऑटिज्म क्या होता है, तो मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है, जो कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, आत्मविमोह कह सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, ऑटिज्म को, ठीक, ऑटिज्म को क्या कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, आत्मविमोह। ठीक है, आत्मविमोह कह सकते हैं। ठीक है, आत्मविमोह कह सकते हैं। चलिए 14 नंबर को देखेंगे, मतिभ्रम यानी कि डिल्यूजन एक प्रकार विकार है, तो आप सभी लोगों को बताना है मतिभ्रम डिल्यूजन, तो बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, 14 का आंसर करिए, 14 का क्या हो जाएगा, सोच का। ठीक है, कैसा है, देखिए एक प्रकार का क्या है, सोच का है, यानी कि ऑफ थॉट, यानी कि सोच का विकार है मतिभ्रम। देखिए ये क्या है, एक प्रकार का, ठीक है, विकार नहीं है, बल्कि किसी मनोरोग की स्थिति का लक्षण हो सकता है। इसमें क्या होता है, तो मनोरोग संबंधी विकार आमतौर पे देखा जाने वाला लक्षण होता है। तो ध्यान रखिएगा, मतिभ्रम में क्या होता है, तो व्यक्ति को ऐसी चीजें दिखती है और सुनती है या महसूस करती है जो वास्तव में नहीं होता है। ठीक है, वास्तव में नहीं होता है वो चीजें पता चलती है इसमें। इसमें क्या होता है, भ्रम में व्यक्ति क्या करता है, तो असामान्य विचार, विश्वास या चिंताएं होती है जो वास्तविकता से जुड़ी हुई नहीं होती है,
ठीक है, फालतू में सोचते रहता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, मति भ्रम और भ्रम में पार्किंसन रोग जैसी कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसके इलाज के लिए क्या करेंगे, तो सटीक निदान। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ दवाओं का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे बढ़िए ना, इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ईसीटी, ईसीटी का फुल फॉर्म सभी लोग बताएंगे। ईसीटी पहली बार किसके द्वारा काम में लिया गया था, तो ईसीटी क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव ट्रीटमेंट जो है या थेरेपी है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी इसे कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली बार किसके द्वारा काम में लिया गया था। ठीक है, तो बताइए। ठीक है, एक प्रकार का चिकित्सा प्रक्रिया होता है जिसका उपयोग कई तरह के मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि गंभीर अवसाद में किया जाएगा, ठीक है, केटोटोनिया में किया जाएगा, उन्माद में किया जाएगा, और सीजोफ्रेनिया के कुछ रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईसीटी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, सरलेटी और बिन्नी के द्वारा सबसे पहले, सरलेटी व बिन्नी के द्वारा पहली बार ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट या थेरेपी का प्रयोग किया गया था। तो ये रहे आपके 15 प्रश्न। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, ठीक है, उसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। एलएमपी दिया गया था, यानी कि एलएमपी दिया गया था, और ईडीडी आप लोगों से पूछा गया था। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करेंगे, और जो लोग भी लास्ट तक बने रहे हैं क्लास में, उनको धन्यवाद। रेगुलर आप लोग जुड़ा करिए 11 बजे। ठीक है, 11 बजे जुड़ा करिए और लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इस क्लास से। एंड जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। और टेलीग्राम चैनल हमारा टारगेट विद अजय भी आप लोग डाउनलोड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। अच्छे अच्छे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना और लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।